सुप्रिया, आपका स्वागत है। सीधा सवाल सुप्रिया, जो टैली स्क्रीन पर दिख रही है जिसमें एनडीए 190 सीटें, महागठबंधन 49 सीटें, रुझान है लेकिन दिशा अब यही है, और आरजेडी 32 सीटें, कांग्रेस बहुत बुरे परफॉर्मेंस के साथ 61 सीटों पर लड़कर 6 पर आगे है। पूरी तरह से अगर कहें तो महागठबंधन पूरी तरह से एनडीए के सामने धराशायी हो गया। एनडीए के बरक्स महागठबंधन एक चौथाई है या महागठबंधन से 4 गुना ज्यादा एनडीए। पहले एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन आप इसकी कैसे व्याख्या करते हो? आपको, आपके पैनलिस्ट को और खासतौर से आपके दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये निराशाजनक नहीं है, बिल्कुल निराशाजनक है इस तरह का मैंडेट आना, क्योंकि जमीन पर आप भी थे, जमीन पर हम लोग भी थे। थोड़ा बहुत इधर उधर लग रहा था कि टाइट इलेक्शन है, लेकिन इस तरह का मैंडेट आना कि लैंडस्लाइड एनडीए की हो रही है और महागठबंधन मात्र 49-50 सीटों पर आगे बढ़ता दिख रहा है, मुझे इससे ये पचा पाना बड़ा मुश्किल है। और पचा पाना खासतौर से इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये हमने होते हुए देखा था कि किस तरह से उनका कैंपेन था, क्या हमारा कैंपेन था। लेकिन मैं सारी हार को स्वीकारते हुए, गलतियां स्वीकारते हुए, आत्मविवेचना के कारणों पर बात करते हुए एक बात जरूर कहना चाहती हूँ अजीत जी, और वो बात कहनी ये जरूरी है कि एक व्यक्ति एक वोट का जो नींव है हमारी चुनावी लोकतंत्र की, उसको ही धराशायी कर दिया गया बिहार के चुनावों में। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है, फोटो के साथ सबूत है। बीजेपी के पूर्व सांसदों ने, नेताओं ने, ऑफिस बेयरर्स ने, जिन्होंने दिल्ली में, हरियाणा में, कर्नाटका में कर रहे थे। असलियत एक ये भी है कि 60 लाख लोगों के करीब वोट काटे गए थे, 20 लाख जुड़े, जिसमें से 5 लाख बिना एसआईआर फॉर्म भरे ही जुड़वा दिए गए थे। तो ये सारे सवाल चुनाव आयोग से, ये सारे सवाल चुनावी प्रणाली पर खड़े होंगे। और क्या ये निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव था? इस पर भी चुनाव, मैं आपकी टिप्पणी सुन रही थी और उससे मैं सहमत हूँ कि बहुत शिद्दत से चुनाव लड़ते, सब कुछ है, लेकिन क्या ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र रहा? इस पर भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। और अगर एक वोट एक व्यक्ति की ही जो सिद्धांत है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर मतलब क्या रह गया डिस्कशन करने का? नहीं तो सुप्रिया, आप इसका मतलब इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कोई मैनेजमेंट या किसी तरह से एक की जगह मल्टीपल वोट दे दिया, या कई इपेक आईडी से एक ही आदमी ने वोट दिया, सिर्फ इसको आप इतना बड़ा जो अपार बहुमत मिला एनडीए को और इतना बुरा परफॉर्मेंस जो हुआ है महागठबंधन को, सिर्फ ये बड़ी वजह देखते हो आप? नहीं, मैं सिर्फ ये बड़ी वजह नहीं देखती हूँ, लेकिन ये बड़ी वजहों में से सबसे बड़ी वजह है कि चुनावी प्रणाली जो थी उसमें पारदर्शिता नहीं रही। जिस तरह से 62 लाख वोट काटे गए, जिस तरह से चुनाव के जैसे 1 महीने पहले वोट पर ही आफत मची हुई थी, जिस तरह से 20 लाख ऐड किए गए, 5 लाख बिना फॉर्म भरे ऐड कर दिए गए, इन सब पर सवाल उठेगा। और इस पर भी सवाल उठेगा कि बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, बीजेपी के पदाधिकारी, उनके महामंत्री, उनके प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उनके पूर्व सांसद अगर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में वोट डालकर 3-3 एपिक आईडी पर 3-3 बार वोट डालेंगे, तो सवाल उठेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो सामने आ गए, हो सकता है ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स, लाखों एग्जाम्पल्स हो जो सामने ना आ रहे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इसमें हमारे आत्मविवेचना की जरूरत नहीं है, इसमें हमारे आत्ममंथन की जरूरत नहीं है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है, हमें अपने संगठन पर काम करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हम इन बातों को इतर करके सिर्फ उन बातों पर फोकस कर सकते हैं? मुझे लगता है आज वो दिन भी नहीं है। मेरा ये कहना है सुप्रिया कि अगर ये मार्जिन बहुत कम होता ना, अगर होता कि चलो 126-28 पर एनडीए है, 118 पर या कुछ ऐसे आसपास में महागठबंधन है, मार्जिन ऑफ एरर फिर आप हो सकता था, या ये होता जिसमें मैनेजमेंट कुछ हो गया, कुछ डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स हो गए, या एक आदमी 4 जगह दे दिया, जो आप लोग कहते रहते हो। लेकिन जब इतना गैप है, इतना बड़ा फासला है कि आप 60-61 सीट पर लड़कर 5 पर अटक रहे हो, 143 सीट पर लड़कर आरजेडी 30-31-32 पर अटक रहा है, या वीआईपी का खाता नहीं खुल रहा है, और ठीक उलट उस तरफ अगर देखें तो 78 सीटें जेडीयू, बीजेपी 86 सीट, एलजेपी 21 सीट पर आगे। तो इसको बहुत ही क्या बोलते हैं, लीनियर डेफिनेशन है, या सरलीकरण करना होगा इस कंस्पिरेसी थ्योरी के साथ। माफी चाहूंगा, ये थोड़ा अप्रिय सवाल। नहीं, अप्रिय सवाल पूछना आपका काम है और मुझे खुशी है आप अप्रिय सवाल पूछा। मैंने आपसे क्या कहा? मैं इस बात से बिल्कुल
भी इतर नहीं हूं कि हमें शायद चुनाव की स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हमें शायद अपने संगठन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, हमें शायद ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये फ्रेंडली फाइट्स जो हुई इससे हमारा कितना नुकसान हुआ। 8 या 9 जगह तो फ्रेंडली फाइट्स हो रही थी, ये गठबंधन की बाध्यता होती है जिसके चलते फ्रेंडली फाइट्स हुई, लेकिन फ्रेंडली फाइट का फायदा किसे हुआ? ना हमें हुआ, ना आरजेडी को हुआ। तो ये हमें और हमारे घटक दलों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, इसका सरलीकरण नहीं कर रही हूँ, मैं इस मुद्दे से भी नहीं भाग रही हूँ कि इतना बड़ा जब मैंडेट आता है तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या चुनावी प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी रही, इस पर भी सवाल है। और एक बात मैं और कहूंगी, एक सत्तारूढ़ दल जब चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए खाते में डाल रहा है, उसका अपना प्रभाव होता है। अब इस पर चुनाव आयोग को, इस पर इस देश की जनता को विचार करना है कि क्या ये लोकतंत्र को क्षीण करता है या लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्या ये होना चाहिए, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करता। देखिए, हम वादा कर रहे हैं, हम चैलेंजर्स थे, हम वादा कर रहे हैं, हम एक बात के प्रॉमिस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति 10,000 डाल रहा है। अब ये अलग बात है कि अगले महीने से 10,000 रुपए नहीं जाएंगे अकाउंट में, लेकिन ये आपके हाथ में अगर पैसा आ गया तो उसका भी डिफरेंस होता है। इसीलिए क्या जो सवाल मैंने शुरू में बोला कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो बिल्कुल नहीं थी। तो एक सवाल है ना कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है, काफी लोगों के महागठबंधन का हिस्सा है। हेमंत सोरेन ने भी यही कहा, माई बहन सम्मान योजना, कोई लाड़की बहन कर देता है महाराष्ट्र में, कोई लाडली बहन कर देता है मध्य प्रदेश में। तो ये हुआ कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट, उसके हाथ में खजाना है, पब्लिक का पैसा है, तो वो पहले योजना अनाउंस करके पैसा ट्रांसफर कर देती है सरकार। और जो अपोजिशन में जहां आप हैं, जैसे बिहार में, वादा आप भी कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उन पर भरोसा किया क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि 2500 हर महीने देंगे, आप लोगों की तरफ से कहा गया, और आखिर में चुनाव के पहले कह दिया गया 30,000 एक ही बार दे देंगे, 1 साल का एक ही बार, हर परिवार को नौकरी दे देंगे, मतलब 2.5 करोड़ को पता नहीं कैसे देंगे। तो आपने भी किया वही, फर्क यह है कि वो सरकार में थे, उन्होंने पहले दे दिया और पब्लिक ने उन पर यकीन किया कि ये तो है ही, दे रहा हो, पता नहीं वो आएगा तो देगा कि नहीं। तो ये इस मायने में लाभार्थी में चले गए। नहीं, ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्या सत्तारूढ़ दल को ये छूट होनी चाहिए कि चुनाव के जस्ट पहले वो ये करे। आपने झारखंड का जिक्र किया, झारखंड ने 3 महीने पहले ये स्कीम शुरू करी थी, वो स्कीम आज भी कंटिन्यू कर रही है। लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में चल रही थी, 25 लाख महिलाओं को उसमें से निकाल दिया गया। तो हमें कहीं पर यह भी विश्वास था कि बिहार की महिलाएं इस बातों को समझेंगी कि ये लोन है। बिहार की महिलाएं, हमें लग रहा था, इस बात को समझेंगी कि जैसे दिल्ली में नहीं किया, मध्य प्रदेश में नहीं डबल किया, महाराष्ट्र में 25 लाख महिलाओं को वंचित करते, तो शायद हमें लग रहा था कि इन बातों को महिलाएं समझेंगी और शायद हम अपना मैसेज पहुंचाने में अंतिम व्यक्ति तक सफल नहीं हो पाए। तो इससे मैं इस बात से, आपके अप्रिय सवाल जिसका आपने जिक्र किया, मैं इससे बिल्कुल नहीं भाग रही हूँ कि कहीं ना कहीं शायद हम ये बेहतर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन क्या वोट चोरी मुद्दा एक मुद्दा नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रिंसिपल ऑपोजिशन होने के नाते अगर एक व्यक्ति एक वोट को एक व्यक्ति अनेक वोट में बदला जाएगा तो सवाल जरूर उठेंगे, और मुझे लगता है हमारा कर्तव्य है वो सवाल उठाना। मैं कह रहा हूँ सुप्रिया, जैसे एसआईआर पर मैंने भी रिपोर्ट की और एफआईआर भी मेरे पर है और हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए मैंने दायर की हुई, लेकिन एसआईआर की रिपोर्टिंग के दौरान से एसआईआर को मुद्दा बनाया, नो डाउट एक बड़ा मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट में 8 पर सुनवाई हुई, सरकार के बाद उसमें 12 डॉक्यूमेंट आधार को इंक्लूड करना पड़ा, और उसके बाद मेरा मानना है कि एसआईआर का मुद्दा डाइल्यूट हो गया। मैंने 10 दिन पहले एक्स पर लिखा कि एसआईआर बिहार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं। बहुत गालियां मुझे लिबरल लोगों ने दी कि आपको दिख रहा है। अरे मैं तो, मुझे दिखेगा ना, अगर मैं 3 महीने से बिहार घूम रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है, और मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ। मुझे अब जैसे पोलिंग डे पर फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग 25 बूथ पर गया, मुझे एक आदमी वोट कट गया रोता हुआ नहीं मिला, या नाराजगी व्यक्त करता हुआ नहीं मिला, या वहां कागज दिखाता हुआ नहीं मिला कि मेरा वोट कट गया। हाँ, छिटपुट ऐसे करते तो हर चुनाव में। तो ये मुद्दा नहीं था, ये मेरा मानना है, क्योंकि जब वोट जुड़ गए, जिनके कटने थे उनके नहीं कटे आधार के बाद, तो बाकियों के लिए वो मुद्दा नहीं रह गया। ये मैं पहले से कह रहा हूँ सुप्रिया, एसआईआर की रिपोर्टिंग के दौरान कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जुड़ गए। मैं आपसे, सॉरी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, वो जुड़ गए क्योंकि आवाज उठी, अदरवाइज 62 लाख वोट कट गए थे।
आपने भी जमीन पे रिपोर्ट किया, आपने तो जबरदस्त रिपोर्टिंग करी, आपके ऊपर तो खैर पुलिस और प्रशासन भी हावी हो गया, लेकिन चाहे वो राहुल गांधी लगातार उस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठा रहे थे या कोर्ट की वो जुड़े क्योंकि आवाज उठी, वरना 62 लाख लोगों को तो वोट कट ही गए थे और इवेंचुअली 20 लाख ही जोड़े गए। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा नहीं था, वो मुद्दा था। अगर वो मुद्दा नहीं उठाया जाता तो 62 लाख लोगों का तो वोट कट ही गया था और बिना कारण के कोई कारण नहीं दिया जा रहा था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर चुनावी लोकतंत्र में वोट या मताधिकार के साथ खिलवाड़ होगा और अगर मीडिया ये सवाल पूछेगा कि इसको उठाने से क्या फायदा हो रहा है, तो मेरा एक ही जवाब है, फायदा या नफा या नुकसान देखने से पहले हमें यह देखना है कि चुनावी लोकतंत्र में क्या लोगों को वोट डालने का हक है कि नहीं है, और अगर वो नहीं है तो हमें उस पर बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं सहमत हूं सुप्रिया, मेरा वो कहने का आशय नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक आदमी का भी वोट अगर कट रहा है, उस एक आदमी के लिए आवाज उठाने की जरूरत है, आप तो हजारों की बात, उससे टोटली एग्री करते हो। तभी एक पत्रकार के नाते मैं एफआईआर झेल कर बिहार में था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो आते 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 चुनाव का मुद्दा वोटर को प्रभावित करने का मुद्दा नहीं रहा, मेरा सिर्फ इतना कहना है। वो आपने जरूरी मुद्दा उठाया, आधार ऐड हो गया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ गई, मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट हो गया, फजीयत हो गई चुनाव आयोग की, और उसके बाद चीजें डायल्यूट, मेरा इतना कहना, वो वापस आते हैं एसआईआर से, उस पर हम लोग काफी बात कर चुके। अब मुद्दा है कि जो आपने या मैं जैसे मेरे सामने आप लोगों का मैंने का पतन जिसे रिलीज किया था अशोक गहलोत और तमाम नेताओं की मौजूदगी में, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा हो गया, मुकेश सीएम का चेहरा गया, मुकेश पार्टी को 0 सीटें मिली। कांग्रेस बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी 1885 की पार्टी, लेकिन अगर 61 में से 7-8 पर लड़ रही थी, फांसी मान लेते हैं 50 पर 5, मतलब आप देखिए कि लेंथ है, तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस है। क्या इसको सिर्फ हम वोट चोरी हो गया या डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये करना पॉलिटिकल नाइविटी होगी, मुझे लगता है ये करना पॉलिटिकल मूर्खता होगी, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल खराब रहा है, आशा के विपरीत रहा है, बहुत निराशाजनक रहा है, और इससे हम बिल्कुल नहीं भाग सकते कि 5 सीटों पर अगर हमारी जीत होती है जिस तरह के रुझान बता रहे हैं, ये बिल्कुल निराशाजनक है। मैं बिल्कुल इस बात, आप मेरी बात समझिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्या हम बेहतर चुनाव लड़ सकते थे? लड़ सकते थे। क्या हम अपने मुद्दों को ज्यादा पहुंचा सकते थे? लोगों से पहुंचा सकते थे। क्या हम ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन कर सकते थे? कर सकते थे। क्या कुछ चीजें हम ज्यादा जल्दी कर देते? कर सकते थे। क्या हमारा संगठन ज्यादा मजबूत होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं इन बातों से परहेज नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी बातें स्वीकारते हुए भी मैं वोट चोरी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल हमारा प्रदर्शन खराब है, मुझे लगता है संगठन के तौर पर, राजनीतिक दल के तौर पर, प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पर हमें ये बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई भी इतना मूर्ख है कि इसको रफा दफा कर देगा। ये तो बिल्कुल ही, ये बहुत बुरा प्रदर्शन है और इसकी जवाबदेही तय हो। 2 सीट की बात करो, चूंकि आपने जवाबदेही की बात की, 2 सीट की बात करो, बहुत सिग्निफिकेंट 2 लीडर, राजेश राम जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, दलित चेहरा है जिन्हें बहुत आगे किया गया, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी के साथ उस खुली जीप पर नजर आए और ऐसे भी हर मंच पर उनके साथ दिखते, और टिकट बांटने में भी उनकी अहम भूमिका रही होगी चूंकि पीसीसी चीफ है। और दूसरे खान जो सीमांचल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस विधायक दल है, बड़े चेहरे, वो भी लगातार राहुल गांधी के साथ दिखे, वो भी पीछे हैं। शकील अहमद खान की हार तय हो चुकी, कुछ देर पहले 10,000 से ज्यादा पीछे थे, और अभी मैं राजेश राम का देख रहा हूँ 7,200 से पीछे, मतलब हारते हैं। तो 2 बड़े चेहरे, बाकी पर अभी नहीं जा रहा हूँ, 2 बड़े चेहरे जो फेस ऑफ द कांग्रेस थे बिहार में, वो बुरी तरह से अगर वो भी हार रहे हैं, अपनी सीट गंवा रहे हैं, इसको कैसे देखते हो? क्या हुआ वोटर ने एक्सेप्ट नहीं किया अदर देन फ्री वीज, फ्री रेवड़ी या महिला को वोट, महिला को कैश ट्रांसफर, या सिर्फ उसी को मुद्दा मानती है? मुझे लगता है ये बहुत निराशाजनक है कि अगर हमारे सीएलपी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। इससे ज्यादा निराशाजनक और क्या होगा? मुझे दुख होता है इस बात का कि शकील अहमद खान की तो पर्सनल ट्रेजेडी इतनी बड़ी हुई, उनकी बेटी की मृत्यु हुई, इसके बाद भी वो चुनाव लड़ रहे थे और ये हाल रहा। मुझे इस बात का दुख है। मुझे इस बात का भी दुख है राजेश राम जी जो दलित समाज से आते हैं और राजनीति के इस शिखर पे पहुंचे बोगस चुनाव हारते हैं, तो बहुत दुख है इस बात का। मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनावी रणनीति में उन लोगों को अपने चुनाव पर ज्यादा फोकस करना चाहिए,
शायद वो संगठन और चीजों में उलझे रह गए, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक सच है और मैं सच को स्वीकारते हुए इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि जब गठबंधन होता है और अगर फ्री फ्लो ऑफ वोट्स नहीं हो रहा है, या अगर कहीं पर गठबंधन में हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो मैसेज शायद सही नहीं जाता है, आसपास की जगहों पर भी नहीं जाता। और राजेश राम जी के साथ पहले फ्रेंडली फाइट की बात थी, फिर कैंडिडेट विड्रॉ हुआ था। अगर ये ना होता तो शायद वो सीट जरूर निकलती। तो मुझे लगता है हमारे लिए भी और हमारे घटक दलों के लिए भी ये एक दिस इज फूड फॉर थॉट, सोचना पड़ेगा इसको। जैसे तेजस्वी यादव का है मामला, राघोपुर, सुप्रिया, राघोपुर वो सीट है जहां से लालू यादव 95 में जीते, उसके बाद 2 बार लालू यादव जीते, 2 या 3 बार राबड़ी देवी जीती और 2 बार जीते तेजस्वी यादव। 30 साल में अगर देखें तो 25 साल लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव का कब्जा रहा। एक बार राबड़ी देवी हारी 2010 में, लेकिन वहां से लगातार तेजस्वी यादव ट्रेलिंग में, कभी 3000, कभी 200, कभी 1200। अभी मैं मेरे ख्याल से अब आगे चल रहे हैं, अभी नहीं चल रहा है। अभी जस्ट मैं सामने इलेक्शन की कमीशन की वेबसाइट है, 343 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। जस्ट रिफ्रेश करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस सीट पर जहां 36,000 से जीतते रहे, 300, 500, 1500 से भी लगातार पीछे चलना है, 3000 से भी पीछे चलना, ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। क्योंकि यहां तो आपका वोट बैंक, आपका समाज, आपका काम किया हुआ, 2 मुख्यमंत्री का कार्यकाल, 1 डिप्टी सीएम का कार्यकाल, नेता और विपक्ष का कार्यकाल, सब उस राघोपुर से निकला है। तो जनता की मैसेजिंग क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा अगर मैं इस पर टिप्पणी करूं। मुझे लगता है इस पर टिप्पणी आरजेडी के प्रवक्ता को करनी चाहिए। नेता विपक्ष रहे वो, तो मुझे नहीं लगता इस पर मुझे टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि ये चुनाव नतीजे पचा पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। मैं आपको मतलब दिली हकीकत की बात कर रही हूँ, इधर उधर की बातें तो बहुत होती हैं। ये चुनाव नतीजे पचा पाना, क्योंकि हम बिहार में रहे, मैं तो ऑलमोस्ट 1 महीना बिहार में आते जाते बार बार बिहारी में रहे, आप भी बिहार, इस तरह का चुनावी नतीजा वन साइडेड, देखिए क्लोज फाइट तो आ रही थी, और ये मैं मतलब आपसे खुल के बात करूं, क्लोज तो लग रहा था, पर इतना लैंडस्लाइड और इतना ज्यादा डिफरेंस होगा जमीन आसमान का, मुझे नहीं लगता था। ये किसी को भी इसका आभास था, और इसीलिए थोड़ा सा पचा पाना मुश्किल है। आई एम श्योर इलेक्शंस के बाद हम सबकी मीटिंग होगी और हमारे घटक दल के साथ भी होगी, तो थोड़ा मुश्किल है ये पचा पाना। मैं सुप्रिया, मैं लगातार बिहार में था, संजोग से आपसे मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से बात नहीं हुई हमारी। बस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 1 महीने से जिससे दर्जनों लोगों से मेरी बात हुई, जिसमें आपकी पार्टी के भी 1-2 लीडर हैं, जो लोग फोन करते हैं, या जेडीयू के, आरजेडी के लोग, ऐसे जानने के लिए आप घूम रहे हैं क्या लगता है, 50 जर्नलिस्ट फोन करते रहे। मेरा बड़ा क्लियर था सुप्रिया कि 130-35 से ज्यादा एनडीए जाएगा, कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन 130-35 से ज्यादा जाएगा। किसी सूरत में एमजीबी की सरकार बनती मुझे नहीं दिख रही थी। अब सवाल उठता है, ये मैं कहूंगा कि लेकिन 194, 190 पार, ये तो कोई एग्जिट पोल भी नहीं दे रहा था शायद, और जो दे रहा था उसको हमें लग रहा था हाँ ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। मैं बिना नाम लिए कहूंगा कि जेडीयू के शीर्ष पर जो 3 लोग हैं, 4 लोग नीतीश कुमार के बाद, उनमें से भी एक शख्स ने मुझे पूछा था कि आपको क्या लगता है। मैंने कहा मेरे हिसाब से जेडीयू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सरकार आपकी बन रही है पक्के तौर पर सही, अब वो कितना जाएगा 130, 35, 40 से ऊपर नहीं जाता, बट ये जितना हम लोग सोच रहे थे उससे 30, 40। एक्चुअली सरप्राइज इसमें सबसे ज्यादा जेडीयू की ही परफॉर्मेंस रही, क्वाइट फ्रैंकली। आई मीन अगर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को छोड़कर थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करूं, इस पर सबसे ज्यादा हैरत अंगेज परफॉर्मेंस जो थी वो जेडीयू की लग रही थी, बिकॉज ऐसा लग रहा था चुनाव में दैट जेडीयू इज अ लैगार्ड। ऐसा लग रहा था कि जेडीयू शायद उनके घटक दलों को पीछे खींच रहा है, पर जेडीयू की परफॉर्मेंस काफी कमाल की रही, और ये शायद बीजेपी के लिए बहुत मतलब कटाक्ष तो नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट जो 20 दिन से घूम रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि अगर जेडीयू का परफॉर्मेंस, मैं बल्कि मुझे इससे उलट भी दिख रहा था कि मे बी जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन है इस बार, क्योंकि नीतीश के प्रति एक सिंपैथी, नीतीश ने महिलाओं में जो आकर्षण देखा, मेरे वीडियो में सब दर्ज है, जिस तरह से कतार में महिलाएं थी जो नीतीश कर रही थी, तो मुझे तो लग रहा था कि जेडीयू नंबर 1 भी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन फिलहाल अभी जो जब आपसे बात कर रहा हूँ, 88 पर बीजेपी आ गया है, 79 पर जेडीयू आ गया है। मतलब जेडीयू बहुत जबरदस्त पिछली बार से कामयाबी, और उनमें एलजेपी का जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। आरजेडी अब 32 पर आ गए। आखिरी सवाल सुप्रिया, आखिरी सवाल कि इस नतीजे का क्या हासिल है, क्या टेक अवे है आज से विपक्ष के लिए?
मुझे लगता है सबसे पहला तो टेक अवे ये है कि विपक्ष को बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है कि वोट चोरी मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है जो भी ये करेगा वो शायद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। मुझे लगता है और सजगता की और अग्रेसिव होकर वोट की सुरक्षा की जरूरत है, और इससे सबक सीखना जरूरी है कि अगर अग्रेसिव ना रहे होते तो बिहार का चुनाव कुछ और ही और इससे भी ज्यादा बड़ा परिणाम आ सकता था, क्योंकि 62 लाख वोट तो काटे ही जा रहे थे। तो मुझे लगता है सजग रहना बहुत जरूरी है, और ये एक लेसन विपक्ष को सीखना पड़ेगा, और विपक्ष को साथ एक लेसन और सीखना पड़ेगा कि संगठन के साथ साथ अब आपसी सामंजस्य की और भी ज्यादा जरूरत है। और पॉलिटिकल एम्बिशन एक तरफ, लेकिन अगर फ्रेंडली फाइट्स होंगी तो उसका फायदा ना हमें होगा ना हमारे घटक दलों को होगा, उसका फायदा सामने वाले को होगा। एक सवाल, कुरबान अली बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बीबीसी में लंबे अरसे तक रहे, एक सवाल सुप्रिया आपसे पूछना चाहते हैं। कुरबान अली साहब। बिल्कुल, नमस्कार। अजीत जी, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया जी से ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने जो भी बातें कही पिछले आधे घंटे के अपने इस वक्तव्य के दौरान, उनसे कमोबेश मैं सहमत हूँ, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर एतराज किया जा सके। लेकिन सुप्रिया जी, क्या इस बात का कोई जस्टिफिकेशन है कि आप लोग एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग फेस के तौर पर बिहार की जनता के सामने आ पाए, और आखिरी वक्त तक जब पहले चरण का मतदान, जिस दिन उसके नॉमिनेशन खत्म हो रहा था, उस दिन आपने अपने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट किया अशोक गहलोत के पहुंचने के बाद, और जो माहौल वोट यात्रा के दौरान और जो रेस्पॉन्स आप लोगों को मिला था, उसके बाद 1.5 महीने तक राहुल गांधी बिहार से गायब हो गए, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? मैं इन दोनों सवालों का जवाब दूंगी, और मैं जवाब शुरू करूंगी तेजस्वी यादव जी से देने का। देखिए, तेजस्वी यादव जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, तेजस्वी यादव जी हमारे जो बड़ा घटक दल है आरजेडी उसके प्रमुख चेहरा थे, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई संशय ही नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, मतलब अगर वो नहीं थे तो कौन था। ये तो एक औपचारिकता थी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें जल्दी या देर, अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर, उनकी प्रेजेंस में हुआ, अच्छी बात है, पर इसमें कोई संशय कभी था नहीं महागठबंधन में। तो ये सवाल, इसलिए मैं इसका जवाब देने में अक्षम हूं। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि राहुल जी गायब हो गए, देखिए राहुल जी ने बिहार में जो जन जागरण, जो जन चेतना का काम किया, वो अब उन्होंने ही जब ये मुद्दे उठाए एसआईआर वगैरह के, तभी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जब उन्होंने वोट अधिकार यात्रा करी। और इसीलिए मैं बार बार अजीत जी से बोल रही हूँ, आप भी घूम रहे थे, हम भी घूम रहे थे, एक जज्बा था लोगों में, एक उत्साह था युवाओं में, वो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुआ। ये बड़ा समझना मुश्किल है। और राहुल जी कोई 1.5 महीने गायब नहीं हो गए। राहुल जी उस दौरान हरियाणा का उन्होंने वोट चोरी का हटाया, हमारा संगठन सृजन मध्य प्रदेश से लेके गुजरात, राजस्थान, हर जगह चल रहा है, उसमें शिरकत करी। मुझे लगता है कि देखिए हर चीज का, और ये शायद एक थोड़ा सा इजी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है कि हर चीज का ठीकरा राहुल गांधी जी पे फोड़ देना थोड़ा सा शायद बेमानी है। वो शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने एक जन जागरण का काम शुरू किया, एक टेम्पो बनाया, एक टेम्पलेट दी। शायद एज अ संगठन हम उसको उतने आगे तक या उसके अपने परिणाम तक नहीं ले जा पाए। तो अगर जीत होती तो सबकी जीत होती, अगर हार है तो सबकी हार है। मुझे लगता है राहुल जी को अकेले सिंगल आउट करके इसके लिए ब्लेम करना शायद थोड़ा सा बेमानी होगा, और मैं वो काम नहीं करूंगी। मुझे लगता है उन्होंने हमें एक टेम्पलेट दी थी, हम उस वी कुड नॉट रन विद द बेटन, लेट मी जस्ट से इट लाइक दिस। और कोई सवाल खत्म करेंगे सुप्रिया को? कुर्बान अली हो गया, आपको जवाब मिल गया? नहीं, मैं यही कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग और जो एक स्ट्रॉन्ग फेस जाना चाहिए था महागठबंधन का, मेरे ख्याल में वो नहीं जा पाया। और अगर ऐसा पहले से रहा होता, एक मजबूत चेहरे के साथ आप उतरते, तो शायद ज्यादा बेहतर जन समर्थन मिलता, मुझे ऐसा लगता है। क्लोजिंग जी, मतलब आई थिंक जब हम हारते हैं तो बहुत सारे मतलब उसमें से बहुत नुक्ताचीनी की जाती है। मैं कुर्बान अली साहब की बात से सम्मान करती हूँ। आई मे रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसएग्री विद हिम। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल व्यापक बात थी, ये कहने की बात नहीं थी, वही हमारा चेहरा थे। अब जब चुनाव अगर हम पक्ष में नहीं गया है तो बहुत सारी चीजें बात करी जा सकती है, पर फॉर नाउ मुझे लगता है कि संगठन के तौर पर, रणनीति के तौर पर, चुनावी प्रचार के तौर पर हमें शायद आत्मविवेचना करने की जरूरत है, लेकिन बिना वोट चोरी के मुद्दे को छोड़े, बिना चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किए अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इस देश की चुनावी लोकतंत्र के साथ खुद खिलवाड़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।